क्या हमारी कंट्री कोई एक कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत चलने वाली है? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर में मामला आता है तो कोई भी डिवोर्स नहीं दे पाएगा, ना हस्बैंड दे पाएगा, ना वाइफ दे पाएगी। डिवोर्स तो सिर्फ कोर्ट दे पाएगा। 175 साल की गुलामी से हम 1947 में आजाद हुए। ब्रिटिश ने हमारे कई सारे हुकूक ले लिए, कई तरह के जुल्म ढाए, लेकिन ब्रिटेन ने हमारे पर्सनल लॉज का राइट नहीं लिया था। उस 150 लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के वजह से हम देखते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो इंडिया के अंदर आज नहीं है, कल हमारे फैमिली लॉज के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हम देखते हैं कि जब इस टॉपिक पर ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं तो क्या टॉपिक पर बात होती है? ट्रिपल तलाक, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगमी, मेंटेनेंस और क्या मौजूद है। लेकिन आप देखेंगे कि ये सारों के ताल्लुक से कुछ ना कुछ लॉज मौजूद है। हम देखते हैं कि आज हम इंडिया के रहने वाले लोग हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर अमल करने की जरूरत है, चाहे वो शराब को बैन करना है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, चाहे वो फार्मर्स के हालात को सुधारने की कोशिश करना है, और भी कई सारी चीजें हैं जो इंडिया की तरक्की के लिए जरूरी है। लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के वजह से हम देखते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो इंडिया के अंदर आज नहीं है, कल हमारे फैमिली लॉज के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हम देखते हैं कि जब इस टॉपिक पर ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं तो क्या टॉपिक पर बात होती है? ट्रिपल तलाक, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगमी, मेंटेनेंस और क्या मौजूद है। लेकिन आप देखेंगे कि ये सारों के ताल्लुक से कुछ ना कुछ लॉज मौजूद है। मिसाल के तौर पे चाइल्ड मैरिजेस के मुतालिक चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 मौजूद है, जो सारी कम्युनिटीज पर यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाता है, तो ये तो मौजूद है। उसी तरह हम देखते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अपॉन डिवोर्स एक्ट 1986 भी मौजूद है। खास तौर से डैनियल लतीफी जजमेंट जो 2001 में सुप्रीम कोर्ट से मिला था, इसके इंटरप्रिटेशन के साथ में विमेन के कई राइट्स इजीली सिक्योर किए जा सकते हैं। मतलब हमारी कंट्री में दो सिस्टम चलते हैं। एक सिस्टम है पर्सनल लॉ का सिस्टम। जो शख्स पर्सनल लॉ के थ्रू करना चाहता है उसके लिए वो ऑप्शन ओपन है। जो चाहता है कि उसे लीगली जाकर अपने राइट्स को सिक्योर करना है, तो जैसे हमने मैरिज के अंदर देखा, एक है पर्सनल लॉ के थ्रू मैरिज, एक है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के थ्रू मैरिज। उसी तरह हम देखते हैं कि दहेज के ताल्लुक से द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसके अंदर आईपीसी के भी सेक्शंस 498A क्रूअल्टी टू वाइव्स या 304B डाउरी मर्डर्स भी अप्लाई होते हैं। और जहां तक ट्रिपल तलाक का सवाल है, 2002 का एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का अवेलेबल है, शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसके अंदर ये जजमेंट पास किया गया था कि ट्रिपल तलाक एप्लीकेबल नहीं होगा। उसी तरह 2002 में दगड़ू पठान वर्सेस रहीम बी पठान का भी केस है, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट की फुल बेंच ने पास किया था। और साथ साथ में 2004 का एक और केस है नजमू बी वर्सेस सिकंदर रहमान का भी केस मौजूद है। तो जो लेडीज चाहते हैं कि वो कोर्ट ऑफ लॉ के सिस्टम से जाए, वो जाकर वहां से हासिल कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे लोग जो सिविल लॉ के तहत रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। तो हमारे पास ये दोनों सिस्टम्स आज ऑलरेडी मौजूद है। जो बात इस तरह से मीडिया में हो रही है जैसे कि कुछ कानून मौजूद ही नहीं और कानून अभी लाया जा रहा है, तो कानून ऑलरेडी मौजूद है और कानून में कई सारे लॉज, कई सारे ऐसे जजमेंट ऑलरेडी मौजूद है, जिससे जो लोग वो सिस्टम से जाकर कुछ हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, 175 साल की गुलामी से हम 1947 में आजाद हुए। ब्रिटिश ने हमारे कई सारे हुकूक ले लिए, कई तरह के जुल्म ढाए, लेकिन ब्रिटेन ने हमारे पर्सनल लॉज का राइट नहीं लिया था। उस 175 साल के पीरियड में आप देखेंगे कि लेक्सी लॉ की रिपोर्ट मौजूद है जो 1840 के अंदर है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा इट इज रिकमेंडेड दैट द पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स शुड बी केप्ट आउटसाइड सच कोडिफिकेशन। 1859 में क्वीन का प्रोक्लेमेशन था कि पर्सनल लॉज शुड कंटिन्यू टू गवर्न बाय सेपरेट कोर्ट्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स, जो उस जमाने का गवर्नर जनरल था, उसने ऐसे प्रोविजंस बनाए जिससे कि हिंदू लॉ हिंदूज के लिए, इस्लामिक लॉ मुस्लिम्स के लिए, जो पर्सनल मैटर के लिटिगेशन में इस्तेमाल किया जाए। और इंडिया की आज़ादी 1947 में हुई, लेकिन उससे 10 साल पहले 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत पास किया गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सारे कानून जो चलते आए, हिंदूज को, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, पारसीज को, सबको अपने पर्सनल लॉज इस पूरे पीरियड में मिलते रहे। सही बात। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह का सप्रेशन तो ब्रिटिश ने भी नहीं किया,
आखिरी बात, 10वां पॉइंट, आज हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऑपोजिशन में सब बैकग्राउंड के लोग मिलकर आ रहे हैं। अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो आज हम देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर मुस्लिम कम्युनिटी के सारे सेक्ट्स के लोग साथ में मिलकर इस मैटर को अपोज कर रहे हैं। सारे के सारे सेक्ट्स में से कोई एक भी सेक्ट ऐसा नहीं है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया है। हाँ, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो टेलीविजन पर आकर या खुद की पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैसियत में वो कुछ अपने ओपिनियंस रखते हैं, लेकिन मैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूं कि वो एक बात को मिस आउट कर रहे हैं। यहां पर अब टॉपिक ये नहीं डिस्कस हो रहा है कि एक सिटिंग में 3 तलाक 3 होंगे या 1 होंगे। यहां 3 और 1 की बात नहीं हो रही है। यहां बात ये हो रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ये चलेंगे या सारे कम्युनिटीज के सारे लॉज जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ के तहत हमारी कंट्री चलने वाली है, या हमारी कंट्री कोई एक कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत चलने वाली है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर में मामला आता है तो कोई भी डिवोर्स नहीं दे पाएगा, ना हस्बैंड दे पाएगा ना वाइफ दे पाएगी, डिवोर्स तो सिर्फ कोर्ट दे पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि 10 पॉइंट्स जो आप सबके सामने रखे गए हैं, ये 10 पॉइंट्स पर हम सब के सब गौर करेंगे और हम सब के सब इस चीज के अंदर एक सोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि आज इंडिया एक टर्निंग पॉइंट पर है। अगर इस टर्निंग पॉइंट पर हम सारे के सारे कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं लेते अपनी फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए, तो हो सकता है कि वो एक दरवाजा खुल जाएगा, एक ऐसा दरवाजा जिसमें आज तो जो चीजें होगी पता नहीं, लेकिन वो दरवाजा खोलने के बाद फ्यूचर की कौन सी हुकूमत कौन से कानूनों को लाकर आखिर में धार्मिकता से अधार्मिकता की तरफ, या जो हमारे यहाँ एक पाकीज़गी का, चेस्टिटी, अच्छे मॉरल्स का एक सिस्टम जो हमारी सोसाइटी में हमें दिखता है, जिसकी सेफ्टी हम सबके सब महसूस करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सेफ्टी, वो चेस्टिटी, वो पाकीज़गी हमारी सोसाइटी से चले जाएगी। आखिर में हम सब ने मिलकर आज़ादी के जंग को लड़ा। आज हमारी आज़ादी यहाँ पर मौजूद है। आज कुछ लोगों के इस मौजू को, इस टॉपिक को एक गलत तरीके से अंडरस्टैंड करने की वजह से हमारी ये फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करने की बात हो रही है। मैं आप सबको उभारूंगा कि हमें लर्न करना चाहिए हिस्ट्री से लेसन्स। हम देखते हैं कि सोवियत रशिया जैसा एक पावरफुल कंट्री भी जब रिलीजियस फ्रीडम्स को सप्रेस करने लगा, जब यूनिफॉर्म लॉज वगैरह सारों के लिए लाने लगा, आखिर में जाकर जब सोवियत रशिया डिसइंटीग्रेट होकर अलग हुआ, तो वजहों में से ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब अपने प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी एकता, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी हार्मनी, अपनी टॉलरेंस को मेंटेन रखते हुए इस कंट्री के फ्रीडम को संभालें, जो हमारे बड़ों ने, हमारे ग्रेट लीडर्स ने हासिल किया और हमें दिया। आज हमें इसे प्रिजर्व करके आगे की जनरेशन तक पहुंचाना है। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब इस चीज़ को सुनने के बाद अपनी लिमिट में रहकर पॉजिटिव एक्शन इस सोसाइटी को बचाने के लिए ज़रूर लेंगे। थैंक यू सो मच। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करें। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।